मिथिला अंकर गार्गी तूने फिर से टैप खुला छोड़ दिया था। यार ध्यान में नहीं रहा होगा मेरे। हाँ पर पानी तो खत्म हो गया, टंकी खाली हो गई है, मुझे लेट हो रहा है। फिर से उस मकरन के पास जाना पड़ेगा, मोटर चलाने के लिए बोल लें। मतलब प्लीज यार। टैप तूने खोल के छोड़ा है, अब तू चलेगी मेरे साथ। अरे मत कर ऐसे, मेरे को लेट हो रहा है, उठ। मतलब क्या कर रही है यार? मेरे को अकेले नहीं जाना है, चल। क्या है? क्या काम है? अंकल हमारे वॉशरूम का टैप खुला रह गया था तो पानी खत्म हो गया, आप प्लीज 5 मिनट के लिए मोटर चला दीजिए। नल तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया और तुम्हारे लिए मैं मोटर ऑन कर दूं। शाम को जब मोटर ऑन करूंगा ना तब भले ना पानी। जाओ यहाँ से। ओ अंकल, क्या शाम को? हाँ, हमें काम अभी है और आप कह रहे हो शाम को चलाओगे। देखिए मेरे रूम की टंकी भी खाली हो गई है, जाइए मोटर चालू कीजिए। ठीक है 5 मिनट के लिए मोटर ऑन करूंगा, जिसको जितना पानी भरना है भर लो। वाह दीदी, आपने अंकल की कौन सी नस दबा रखी है कि आपको कुछ भी नहीं कहते, उल्टा आपकी सारी बात मान लेते हैं। अरे है एक सीक्रेट, जाओ तुम लोग जाके पहले पानी भरो, मैं वापस मोटर चालू नहीं करवाऊंगी। हाँ अक्षिता, कब हुआ? क्या हुआ मिथिला, क्या हुआ? क्या? पापा को हार्ट अटैक आया। पापा नहीं। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बाबा हम लोगों के लिए कोई भी सेविंग छोड़ के नहीं गए। मैं पढ़ाई करना भी चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी। आई को मेरी जरूरत है यहाँ पे, वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी। अरे तू वहाँ पे रह के आंटी की कैसे हेल्प कर पाएगी? मिथिला तुझे वहाँ पे कोई ढंग की जॉब नहीं मिलेगी। देख मेरी बात मान, पढ़ाई मत छोड़, लास्ट ईयर है ये। तू समझ रही है बात को? देख तू यहाँ पे आजा कोल्हापुर में, तू जॉब करके पढ़ाई और फैमिली दोनों को हेल्प कर सकती है ना। सुन मिथिला, तू ना टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने एजेंट का नंबर देती हूँ, उसने मेरे लिए भी जॉब लगवाई थी, तेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढ लेगा वो। हाँ ये देखो यहाँ पर हैं सब। दादा आप? पापा ने कॉल करके बताया नहीं कि आप आने वाले थे। अरे तुम्हारे पापा बता देते तो तुम्हारे दादा को तुम्हारी पंचायत कैसे पता चलती? हैं? देख लो, तुम्हारे पापा के पैसों से ये पढ़ाई चल रही है इनकी। घारकी के पापा के पैसे है ना, तो उससे वो पंचायत करे या पढ़ाई, आपको क्या करना है? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? नहीं, वो कमरा तुम्हारे लिए साफ करना पड़ेगा मुझे। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में चला जाऊँगा। हाँ ठीक है। मिथिला, तुम्हारे पापा के बारे में पता चला मुझे गार्गी से। आई एम रियली रियली सॉरी, पर तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ओके थैंक यू।
मिल गई जॉब? क्या हुआ? तू खुश नहीं लग रही है? नहीं, खुश हूँ मैं। बस। मैडम, आपका पॉकेट। थैंक यू। मिथिला, मिथिला क्या करे फोन? मिथिला, 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 दीदी, मिथिला को देखा क्या? यहाँ पे आई थी? नहीं। मिथिला? नहीं, अरे यहाँ नहीं आई। क्यों? क्या हुआ? अंकल, आपने मिथिला को देखा क्या? नहीं तो। कहाँ गई मिथिला? मिथिला, 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 मिथिला क्या? मिथिला, सर, बॉडी पे कलाई काटने के अलावा और कोई घाव नहीं है। शायद इस लड़की ने सुसाइड किया है। किस चीज़ से काटी है कलाई? ब्लेड, चाकू कुछ मिला? नहीं सर, कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। सिर्फ ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने अपनी कलाई काट ली? लड़की का कमरा चेक करो, हो सकता है वहाँ सुसाइड नोट भी मिल जाए। ये घर आप ही का है? हाँ, मेरा पुश्तैनी मकान है ये। क्या नाम है आपका? मकरन तांबे। वो जो लड़की है वो आपकी कौन लगती थी? साहब, वो मेरी किराएदार है, किराएदार थी साहब, मिथिला हेगड़े। साहब वो ये जो है ना, ये गार्गी जो पहली वाली लड़की है ना, वो उसकी रूममेट है। क्या हुआ, सुबह जब इसकी आँख खुली तो मिथिला उसको कमरे में दिखी नहीं, इसलिए घबरा कर मेरे पास आई। फिर हम सब लोग उसको ढूंढने के लिए गए तो वो वहाँ ऊपर पड़ी मिली। क्या कर रही थी वो? वो ग्रेजुएशन करती थी साहब, और साथ साथ नौकरी भी करती थी। ये सारी लड़कियाँ मेरी किराएदार है। ये गार्गी जो है वो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है। ये आरुषि है, ये नौकरी करती है। और ये नैनिका है, वो ग्रेजुएशन के 1st ईयर में है। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप गर्ल्स का पीजी हॉस्टल चलाते हैं, लाइसेंस है आपके पास? हाँ साहब, लाइसेंस है मेरे पास। और साहब, ये सारी लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है। ये मैडम जानती है ना मेरे को। साहब, यहाँ पे जो भी नई लड़की आती है ना, मैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन करवाता हूँ साहब। सीसीटीवी नहीं है? नहीं है साहब, पर लगवा लूँगा, जल्दी लगवा लूँगा। इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए गार्ड तो रखा होगा आपने? अरे साहब, मैं रिटायर आदमी हूँ साहब। ये जो किराया देती है उसमें से मुश्किल से मेरा खर्चा चलता है। अब मैं इतने कम पैसों में गार्ड कहाँ से रखूँगा? जब आप इन लड़कियों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं कर सकते तो ये गर्ल्स पीजी हॉस्टल चला क्यों रहे हैं? साहब, 10 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ साहब, और इनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन लड़कियों के पास उनके अपने कमरे की चाबियाँ भी है। आपकी फैमिली का? मेरी बीवी की डेथ हो गई साहब, मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा घर है तो मैं कमरे किराए पे देता हूँ।
कल रात यहाँ पर आप और ये लड़कियां ही थी या कोई और भी था? नहीं साहब, कल रात को ये गार्गी है ना, उसका भाई यहाँ पर आया था, वो रहा था यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? क्या नाम है उसका? शक्ति। तो ये लड़कियों के पीजी हॉस्टल में आपने लड़के को कैसे ठहरने दिया? एक्चुअली क्या है साहब, ये जो गार्गी है ना, इसके पिताजी बाबूराव, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। तो शक्ति अपनी बहन से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाता है। वैसे उसको कल लेट हो गया तो यहीं पे रुका था। पीछे की तरफ एक कमरा है साहब, वो वहीं पे रुका था। अभी कहाँ? क्या? कौन? शक्ति। सर वो सुबह चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे नहीं चला? सर क्या है कि वो उस कमरे से ना बाहर जाने के लिए एक और रास्ता है, तो वहाँ से जाने के लिए फिर यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है वो उसी रास्ते से बाहर चला गया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। योगेश कुछ मिला? सर यहाँ पे कुछ नहीं है। चढ़ना ऊपर। ओके सर। चढ़ सकते हो? हाँ सर। आराम से आराम से। तुम लड़कियां एक अकेले आदमी के साथ इस घर में रहती हो, कभी कोई परेशानी नहीं होती? वो सर यहाँ रेंट बाकी सब जगह से कम है, और मकरंद अंकल ये साइड पे अपने रूम में रहते थे और हम लोग सब लोग उस साइड पे। हमारा किसी से लेना ना देना था, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? मिथिला तुम्हारी रूममेट थी ना? कल रात को क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताओ। सर कल मैं 12 बजे तक पढ़ रही थी, उसके बाद मैं सो गई। फिर मिथिला कब रूम से बाहर गई, क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिथिला परेशान थी क्या? मतलब इतनी ज़्यादा परेशान कि वो सुसाइड कर ले? सर मिथिला के पापा की 2 महीने पहले डेथ हो गई थी, तब से वो बहुत परेशान थी। उसको पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा कहा उसने तुमसे? जी सर। सर पर जब से उसकी जॉब लगी थी ना, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। वो टाइम पर घर पे पैसे भी भेजती थी और कॉलेज भी जाती थी। इनफैक्ट काफ़ी खुश थी वो, और एक बार तो उसने हमें पार्टी भी दी थी। नहीं दीदी, वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रही थी बाहर से। सर वो अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने खुद कितनी बार मिथिला को रात को चुप चुप के से रोते हुए देखा है। मिथिला का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। तुम्हारा भाई शक्ति यहाँ रुका हुआ था रात को, सुबह बिना तुमसे मिले चला गया। सर शक्ति दादा ने मुझे रात को ही बता दिया था कि वो सुबह जल्दी चले जाएंगे। सर गार्गी और मिथिला के रूम से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन ये फ़ोन मिला है। सर ये फ़ोन तो मिथिला का ही है। फॉरेंसिक में भेज दो इसको। और सर ये 2 लाख रुपए मिले हैं कबर्ड से। अभी थोड़ी देर पहले तुम बता रही थी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया 2 महीने पहले और पैसों को लेके बहुत परेशान थी वो। अचानक से ये 2 लाख कहाँ से आ गए? सर मुझे नहीं पता है, मिथिला ने कभी मुझे इन पैसों के बारे में नहीं बताया। अपने भाई को फ़ोन करके बुलाओ, बात करनी है उससे। जी सर। मकरंद का कहना है कि गार्गी का भाई शक्ति यहाँ से बाहर गया। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथिला का मर्डर करके सीन को सुसाइड में कन्वर्ट किया है? क्योंकि अदरवाइज ब्लेड चाकू जैसी कोई चीज़ तो हमें मिलती है जिससे उसने नस काट लिया। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। ये बाउंड्री देखिए ना, इस पे कोई भी आसानी से चढ़ के घर की छत पे चढ़ सकता है, और अगर कोई ऊपर से मदद करने वाला हो तो ये काम और भी आसान है। हो सकता है कि आने वाला मिथिला का बॉयफ्रेंड हो या इन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड। मिथिला और इन तीनों लड़कियों के साथ साथ मकरंद का CDR भी निकल गया। पता करो कि इन चारों लड़कियों में आपस में बनती कैसे थी।
इस मकरंद के साथ कोई मसला था क्या, या मोहल्ले का कोई मंचला मिथिला पे नजर रखे हुए था, उसे परेशान करता था? और तृप्ति, सबसे पहले मिथिला के ऑफिस जाके जो 2 लाख हमें मिले हैं, पता करो वो पैसा ऑफिस का तो नहीं। सर, मैडम ऑफिस के सारे पैसे की लेन देन मैं ही हैंडल करती हूँ। फिर मिथिला जैसी नई लड़की जो रिसेप्शनिस्ट हो, उसे मैं 2 लाख रुपए क्यों दूंगी? आप चाहो तो हमारा लेजर चेक कर सकते हो मैडम, इसमें एक एक पैसे का हिसाब लिखा है। मिथिला को कोई प्रॉब्लम थी ऑफिस में? कोई लव अफेयर? ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में क्या करती थी, इसमें कंपनी का क्या लेना देना? घर जाने की इतनी क्या जल्दी थी कि सुबह 6 बजे निकल गए? सर, मिथिला के सुसाइड से शक्ति का क्या लेना देना? इसे तो मैं ही भेजता था गार्गी से मिलने के लिए, वरना ये वहां क्यों जाता? अब कल भी मैंने ही भेजा था इसे। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। बैठ जाइए। मिथिला से बातचीत होती थी तुम्हारी? हाँ सर, ज़रूरत भर की बात होती थी। जरूरत भर की? कोई यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत? नहीं सर, गार्गी यहीं बैठी है, ऐसा कुछ नहीं था सर, आप उसे पूछ सकते हैं। कुछ दिखाओ। वही देखने की कोशिश कर रहा था। मिथिला 20,000 की सैलरी में जॉब कर रही थी, साथ साथ पढ़ाई कर रही थी और आपको भी पैसे भेज रही थी। उसकी जॉब लगे सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन उसके कबर्ड से हमें 2 लाख रुपया कैश मिला। उसके ऑफिस वाले ने दिए होंगे सर। उसके ऑफिस में हमने बात की, वो पैसा ऑफिस का नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जो मिथिला को इतना पैसा देगा? पता नहीं सर। मिथिला की जिंदगी में कोई लड़का? वो यहाँ कोल्हापुर में रहती थी। अगर उसकी जिंदगी में कोई लड़का था भी तो हमें कैसे पता होगा? उसकी रूममेट है गार्गी। गार्गी से तो कोई परेशानी नहीं थी? नहीं सर, गार्गी तो उसकी बहन जैसी थी। हम तो जलगांव में रहते हैं, यहाँ कोल्हापुर में गार्गी उसकी फैमिली थी। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। सांगली से लेकर कोल्हापुर तक कुछ भी हो, आपको हमेशा मेरी ही गलती दिखाई दी है पापा। तो बोलता क्यों नहीं? सुबह जब 6 बजे यहाँ से निकला था तू, तो सांगली 12 बजे क्यों पहुंचा? सच बता शक्ति, तेरा उस लड़की के साथ कुछ चल रहा था क्या? बाबा, अगर ऐसा कुछ भी होता दादा और मिथिला के बीच में, तो मुझे तो पता ही होता ना। ठीक है, देखते हैं। सर, ये मिथिला के कॉल डिटेल्स मैंने चेक किए हैं। अफेयर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, लेकिन इस मिथिला ने 20 तारीख को ऑफिस से निकलने के बाद जनजीवन पार्टी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को फ़ोन किया था। और सर, उसके फ़ोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने हॉस्टल नहीं गई थी, बल्कि डायरेक्ट प्रभाकर शिंदे के घर गई थी। मिथिला जैसी आम लड़की प्रभाकर शिंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में? मैं जानता था इस लड़की को, मिथिला। हुआ ये कि एक जॉब एजेंट है, मनक लखेरा, इधर सिटी मार्केट में बैठता है। तो ये लड़की उसके पास गई थी जॉब मांगने। सर प्लीज सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम कहीं पर भी हो, मैं करने के लिए रेडी हूँ सर। देखो, तुम्हें सही बता रहा हूँ कि जॉब तो मार्केट में है नहीं, पर तुमको अगर जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो एक काम कर सकती हो। हाँ सर, बताइए, मैं करूँगी। तो उसने मेरे पास भेज दिया इस मिथिला को। उसको जॉब की जरूरत थी, मैंने ही जॉब लगवाया। शिंदे जी, ये तो 2 महीने पुरानी बात हो गई। परसों वो क्यों आई थी? पापा ने जहाँ जॉब लगवाई थी उसकी वहाँ पैसे कम मिल रहे थे उसे, तो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी, उसी बारे में बात करने आई थी। सर प्लीज़ मेरी जॉब चेंज करवा दीजिए आप, प्लीज़ सर। आपने कुछ पैसे भी दिए थे मिथिला को? उसको जरूरत थी, बहुत प्रॉब्लम में थी लड़की, तो मैंने 5,000 रुपए दिया उसको खर्चे पाने के लिए। 5,000? आपने 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख? क्या धवल, इतने पैसे है क्या आजकल पॉलिटिक्स में? सर, ये आपकी नजरिए का प्रॉब्लम है। सच कहता हूँ, ऐसे किसी को भी 2-2 लाख बांटने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मान रहा हूँ ना, मैंने 5,000 रुपए दिए उसको, उसके ऊपर एक पैसा नहीं दिया। सर, मिथिला ने मुझसे बात की थी। एक्चुअली क्या है कि वो जॉब बदलना चाहती थी और मार्केट की हालत इतनी खराब थी कि मैं चाहकर भी उसकी मदद कर नहीं सकता था।
पर मैंने उसको ये कहा था कि तुम जो भी जॉब कर रही हो उसको कंटिन्यू रखो, और जैसी कोई नई जॉब आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। पता नहीं उसकी वजह से मुझे कॉल नहीं किया। मिथिला अपनी औकात से बाहर आ रही थी और अब तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो। मैंने अभी अपनी औकात दिखाई नहीं है। अगर औकात दिखा दी तो बर्बाद हो जाओगे। धमकी दे रही हो तुम मुझे? धमकी ही समझ लो, क्योंकि सीधी बात तो तुमको समझ में आएगी नहीं। सर, मिथिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से मिथिला 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने सुसाइड किया है या मर्डर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो केस ही उलझ गया सिर के। डॉक्टर्स को बोलो कि मिथिला के बच्चे का विसरा प्रिजर्व करें, क्योंकि बच्चा उसके मर्डर या सुसाइड का कारण हो सकता है। और मिथिला की माँ से बात करो। मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि मिथिला किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। गार्गी कहाँ गई थी? पता नहीं मैडम, हमारी सो के उठने से पहले ही वो रूम से कहीं चली गई थी। हमें नहीं पता गार्गी कहाँ है, और इनफैक्ट मिथिला की प्रेगनेंसी की बात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तृप्ति, ये गार्गी का फ़ोन तो बंद आ रहा है। मेरी उसकी फादर से बात हुई, वो सांगली में ही है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि गार्गी कहाँ है। ठीक है सर, मैं उसका फ़ोन सर्वेलेंस पे डालती हूँ ट्रैकिंग के लिए। सर मैम, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। कुछ जिस दिन मिथिला की डेड बॉडी टेरेस पर मिली थी, गार्गी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। इतनी परेशान कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मिथिला को कुछ हो गया है। कहना क्या चाहती हैं आप? सर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिथिला की डेथ के बाद से गार्गी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। आपस की बात पुलिस को क्यों बता रही है? तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ दीदी, जो सच है वही बोल रही हूँ। सर, यहाँ 1 महीने पहले टेक्निकल रीजंस की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज जब लेबर्स फिर से काम शुरू करने आए तो उन्हें खुदाई में ये डेड बॉडी मिली और लेबरर्स ने हमें इन्फॉर्म किया है। गार्गी की बॉडी है सर। पहले मिथिला और अब आपकी बेटी गार्गी, दोनों का इस तरह से मारा जाना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि गार्गी को मिथिला के बारे में या उसकी मौत के बारे में कुछ ऐसा पता था जो मिथिला का किलर नहीं चाहता था कि गार्गी सबको बताए, और इसीलिए उसने गार्गी को मार दिया। सर, आखिर गार्गी मिथिला के बारे में ऐसा क्या जानती होगी? शायद मिथिला के होने वाले बच्चे के पिता का नाम। क्या मिथिला प्रेग्नेंट थी? 2 महीने से। क्यों, तुम्हें कॉन्फिडेंस था कि मिथिला कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप मुझ पे फालतू में शक कर रहे हैं। अगर फालतू में शक कर रहे हैं तो डीएनए टेस्ट कराने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा तुम्हें? आरुषि दी, दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैं रेंट देने आई थी। पर आप तो ऑनलाइन पे करते हो ना? हाँ, पर मेरा अकाउंट लॉक हो गया ना, तो सोचा कैश दे दूँ। सर, गार्गी की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। 24 से 25 जनवरी की रात 2 से 5 बजे के बीच, जिस रात गार्गी हॉस्टल से गायब हुई थी। सर, मैंने गार्गी के फ़ोन लोकेशन और कॉल डिटेल्स चेक की है। एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है। सर, इनके हिसाब से गार्गी भी प्रभाकर शिंदे के यहाँ गई थी 25 तारीख को रात में 1 बजे। नेताजी,
मिथिला आपके पास काम के लिए आई थी। गार्गी आपके पास क्यों आई थी? उसे आपसे क्या काम था? गार्गी? गार्गी को नेताजी से काम नहीं था, बल्कि नेताजी को गार्गी से काम था। नेताजी गार्गी के साथ कुछ डील करने वाले थे जो हो नहीं पाया। क्यों? ये कौन सी डील की बात कर रहे हैं? मिथिला के बच्चे का नाम ना बताने की डील, जो बच्चा आपका था। पाटिल, औकात में रहकर बात करो। 2 मिनट नहीं लगेगा आप सबकी वर्दी उतरवाने में। देखो शंकर, मैंने बोला था नेताजी हैं, ऐसे काबू में नहीं आएंगे वो। दे दो इनको, दे दो। लीजिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है आपके डीएनए टेस्ट का। और वैसे ये औकात देखने दिखाने वाली बातें तो हम करते नहीं, क्योंकि हमारा इस देश के कानून में विश्वास है, जो आप जैसे नेताओं को उनकी औकात याद दिलाने के लिए काफी है। चलिए। सर, मिथिला के बच्चे का डीएनए शक्ति से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभाकर शिंदे से 50% मैच कर रहा है। प्रभाकर शिंदे का ब्लड रिलेटिव, यानी उसका बेटा धवल शिंदे। सर, मेरा कोई अफेयर नहीं था मिथिला के साथ। मैंने तो उसे पापा के साथ देख लिया था, सोते हुए। नशे में था सर मैं। इतनी खूबसूरत लड़की को देख के दिमाग खराब हो गया था मेरा। और उसके बाद जब वो घर से निकली तो पीछा किया उसका मैंने। सर, उसके बाद इस लड़की से मैं मिला तक नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था सर कि ये प्रेग्नेंट है। मेरा छोड़िए सर, उसे खुद नहीं पता था कि वो बच्चा किसका है, पापा का, मेरा या वो मनक का। वो जॉब है जी? हाँ सर। सर एक्चुअली मिथिला को नौकरी की जरूरत थी और मंत्री जी को मिथिला जैसी खूबसूरत लड़कियों की जरूरत थी। बस इसीलिए मैं मिथिला को मंत्री जी के पास लेकर गया था। हम जैसे नेता जनता की सेवा के लिए तो है। बस एक ही सवाल है कि सेवा के बदले आप मेवा क्या देती हो? सब मैं क्या दे सकती हूँ आपको? खुद की तरफ देख के तो देखो क्या दे सकती हो। एक बार हाँ बोलकर तो देखो, दुनिया कदमों में लाके रख दूंगा। दुनिया? हाँ? अरे मिथिला अच्छी लड़की, लेकिन सर उसको पैसों की जरूरत थी। इसी वो दिन भाग जरूर गई, लेकिन 2 दिन के बाद फिर मेरे ऑफिस में वो आई थी। सर प्लीज मुझे एक बार मंत्री जी से मिलवा दीजिए। अब मैं इस बार नहीं भागूंगी सर। सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। तुम भागोगी या नहीं भागोगी ये तो अब मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। अरे तो तुम के दलाल अपना झूठा मेरे को भेजेगा तू सही? अरे तो पहले तुमने मिथिला का रेप किया, बाद में नेताजी के पास ले गए तो तुमने उसका रेप किया, और उसके बाद तुम्हारे बेटे धवल ने उसका रेप किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हारे पास आई। बाप की थाली में मुंह मारेगा तू, और वो भी अकल नहीं है। पापा नादानी में हो गया। अब मंत्री जी इस लड़की का क्या करना है? बच्चा है पेट में तो गिरा दो। 2 लाख रुपए। पर मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। अबॉर्शन कराना पाप होता है। सर मिथिला तो अबॉर्शन के लिए मान ही नहीं रही थी। मैंने जैसे तैसे उसको मनाया, पता नहीं उस रात को जाके उसने सुसाइड क्यों कर लिया, मैं समझ नहीं पाया। मिथिला ने सुसाइड नहीं किया और ना ही वो कभी अबॉर्शन के लिए मानी थी। तुम लोगों ने उसे मार के सुसाइड का सीन क्रिएट किया। नहीं सर, मैं एक्चुअली अगले दिन अबॉर्शन के लिए उसके साथ जाने वाला था। उस साथ उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हो गया, ये मुझे सच में नहीं पता है। गार्गी को उसने सब बता दिया था ना तुम लोगों के बारे में? हाँ, बताया था सर। फिर गार्गी ने हमें क्यों नहीं बताया? वो आपको क्यों बताती सर? उसका फायदा तो चुप रहने में था। देखो नेताजी, आपकी लोकल वर्क्स डिपार्टमेंट में काफी पहुंच है, वहाँ पे जॉब निकली है, मेरी जॉब लगवा दो। 1 मिनट, लेकिन इस काम के लिए आप इतनी आधी रात ऐसे अचानक? मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, आपके और मिथिला के बारे में। ओह, तो गार्गी तुम लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे मार दिया ताकि तुम्हारी मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए। हत्या राजनीति में सबसे आखिरी रास्ता होता है सर, सबसे पहला नहीं। आज तक मैंने इतने लड़कियों को नौकरी लगवाई है, एक और, उसमें क्या क्या कठिन था?
इस बात की क्या गारंटी थी कि गार्गी उससे ब्लैकमेल नहीं करती? सर जब करती तब देखता, लेकिन अब जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने में कुछ मतलब ही नहीं। सर आप वो लोकल वर्क डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए सर। गार्गी रात को मेरे घर आई, उसके दूसरे दिन सुबह मैंने उसके जॉब के लिए बात की थी। अगर उसको मुझे मारना ही होता तो मैं उसके जॉब क्यों लगवाता? चलो मान लेता हूँ कि मिथिला और गार्गी के केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन रेप तो तुमने किया है। शिरके, नेताजी, उनका बेटा धवल और मानक, तीनों पे रेप का केस डालो। और तृप्ति, उन सभी लड़कियों से बात करो जिनकी नौकरी नेताजी और मानक ने मिलकर लगवाई है। आई एम श्योर उनमें कई लड़कियां ऐसी होंगी जिनका इन्होंने शोषण किया। ये प्रभाकर सही कह रहा था। इसने एक लोकल वर्क डिपार्टमेंट में गार्गी की जॉब के लिए बात भी की थी सर। लेकिन जनवरी 22, 23, 24 प्रभाकर, उसका बेटा धवल और वो जॉब एजेंट मानक, इन तीनों की फोन की लोकेशन ना तो मिथिला के हॉस्टल के पास की है और ना ही उस कंस्ट्रक्शन साइट की जहाँ में गार्गी की डेड बॉडी मिली। इन दोनों केसेस को फिर से खंगालो शिरके। हो सकता है किसी ने इस बात का फायदा उठा के गार्गी और मिथिला का मर्डर किया है। ये दोनों इन चक्करों में उलझी हुई हैं और पुलिस दूसरी बातों पर ध्यान नहीं देगी। ठीक है सर। सर मैं तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाई मकरंद अंकल के पीजी में। वो लड़कियों को ना ऐसे घूरते थे जैसे खा ही जाएंगे। वहाँ तो सिर्फ आरुषि ही रह सकती थी और वो अभी भी वहीं रह रही है। आरुषि? यस मैडम। वैसे तो मकरंद अंकल सब लड़कियों पर बहुत हावी रहते थे, लेकिन आरुषि को वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे। लगता है डरते थे वो उससे। सर ये मकरंद कैरेक्टर का ढीला आदमी है। इस रीज़न के वजह से मकरंद के पीजी में कोई लड़कियां ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती थी। लेकिन सर ये आरुषि पिछले 3 साल से मकरंद के पीजी में रह रही है। और सर मकरंद के पीजी में जितनी भी लड़कियां हैं सभी का कहना है कि मकरंद आरुषि से डरता है। और मैंने मकरंद के बैंक स्टेटमेंट भी चेक किए हैं सर। सभी लड़कियों ने पीजी का रेगुलर रेंट उस पर ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आरुषि का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये आरुषि रेंट नहीं देती? सर सिर्फ आरुषि ही नहीं, आरुषि की रूममेट नैनिका जो मकरंद के पीजी में 4 महीने पहले शिफ्ट हुई है, उसने भी सिर्फ मकरंद को 1 महीने का रेंट दिया है। उसके बाद उसने भी मकरंद को रेंट देना बंद कर दिया है। सर आरुषि दी ने बोला था कि मैं उन्हें अपना रेंट दे दिया करूँ, तो फिर अपना रेंट मिलाकर मकरंद अंकल को पे कर दिया करेंगी। तो मैं वही करती थी। मैं हर महीने अपने हिस्से का रेंट आरुषि दी को दे दिया करती थी। नैनिका तुम्हें पता है आरुषि ने पिछले 3 साल से रेंट का 1 रुपया भी नहीं दिया है। इनफैक्ट वो तुम्हारे पैसे भी अपने पास रख रही थी। नहीं सर, मैं अपना और नैनिका का रेंट मकरंद अंकल को कैश में देती थी। अगर रेंट कैश में देती थी तो मकरंद कोई रिसीट वगैरह देता होगा ना, दिखा दो। सर इतने दिन से हम वहाँ रह रहे थे, इतना भरोसा तो था अंकल पे। कितना रेंट है तुम्हारा? 6000। तो ये 6000 तुम घर पे तो छापती नहीं होगी ना, बैंक से विड्रॉ करती होगी। अपना बैंक का स्टेटमेंट दे दो। वो सर साफ साफ बताओ, तुम्हारे और मकरंद के बीच क्या चल रहा था जो वो तुमसे रेंट नहीं ले रहा था? चक्कर चल रहा था आरुषि दी का मकरंद अंकल के साथ। ऐसा सारी पीजी की लड़कियां बोलती थी। सर चक्कर तो उस नैनिका का चल रहा था गार्गी के भाई शक्ति के साथ। सर ये बात सच है कि मैं शक्ति को पसंद करती थी, लेकिन वो 1 नंबर का कमीना है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका मुंह नोच लूं। क्यों? नानिका, नानिका क्या कर रही हो ये? अरे क्या हुआ? उठो यहाँ से, बाहर निकलो। अरे निकलो यहाँ से। शक्ति क्या है? जाओ यहाँ से। शक्ति क्यों ऐसे बात कर रहे हो? दादा क्या हुआ? पूछो इस नानिका से, जबरदस्ती गले पड़ी है मेरे। ओए शक्ति, एक तो सुबह से मेरे आगे पीछे घूम रहा है, अभी बोल रहा है मैं तेरे गले पड़ी हूँ। हाँ सीधा सीधा बोलना कि तेरे पास कुछ भी नहीं है। नहीं क्या? अपने भाई का इलाज कराओ, वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे। तमीज अपना मुंह संभाल के बात कर। शक्ति ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी और गार्गी ने सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा। बुरा तो बहुत लगा होगा तुम्हें। हाँ सर लगा तो था, इसी वजह से गार्गी और मेरे बीच में बात नहीं होती थी। शक्ति गार्गी का भाई था, गार्गी मिथिला की रूममेट थी। उन दोनों ने नैनिका को सपोर्ट नहीं किया, समझ में आता। लेकिन तुम तो नैनिका की रूममेट थी, तुम्हें तो उसे सपोर्ट करना चाहिए था। मैं कैसे सपोर्ट करती उसको सर? मैं जानती थी
कि नैनिका खुद अपने आप को फोर्स करती थी शक्ति पर। मैंने खुद देखा है सर। खुद देखा मतलब? दरअसल वो पीजी हॉस्टल सिर्फ हॉस्टल नहीं है, मकरंद अंकल का फिल्म स्टूडियो है। इधर आ, इधर आ। ये क्या है? ये पीजी के नाम पे फिल्म स्टूडियो चला रहा था क्या? हाँ? और जब आरुषि को पता चल गया तो वो किसी को बता ना दे, इसलिए बिना रेंट के उसे रहने दिया। हाँ, बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ ये कर रहा था। जब मिथिला और गार्गी को पता चल गया कि तेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए दोनों को मार दिया। साहब मिथिला ने सुसाइड किया है, आप फुटेज में देख लो। साहब सुबह जब मैंने ये फुटेज देखा तो दौड़कर मैं टेरेस पर गया था। तब तक मिथिला मर चुकी थी। उसने अपनी हाथ की कलाई काटने के लिए मेरे किचन का चाकू इस्तेमाल किया था। मैं डर गया, इसीलिए चाकू लेकर वहां से भाग गया। साहब आरुषि जानती है सब कुछ, उसने भी फुटेज देखा है सारा। और गार्गी? उसका नहीं पता साहब मुझे, वो तो अपने कमरे में थी नहीं। उस रात कार में बैठकर वो गार्गी के जाने का फुटेज है? हाँ है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब पता करवाओ ये गाड़ी किसकी है। सर इधर आइए। ये देखिए सर, इन औजारों में लगी मिट्टी को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो। और कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से ये मिट्टी मैच होती है, देखो। मेहमान आ गए क्या थाने? जी सर। तुम्हारी गाड़ी में जो औजार है ना, उनकी मिट्टी कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी से 100% मैच होती है। अब ज्यादा मेहनत मत करवाओ। बताओ क्यों मारा गार्गी को? सर मैंने नहीं मारा गार्गी को। देखो ये तुम्हारी गाड़ी है, कहाँ जा रही है गार्गी इसमें बैठ के? हाँ सर ये कार तो मेरी है, लेकिन ये कार हमेशा गैरेज में खड़ी रहती है। कभी कभी मेरा बेटा शक्ति इसे निकालता है ताकि चलती फिरती रहे। 24-25 जनवरी की रात को शक्ति लेके गया था ये गाड़ी। 24-25? हाँ सर, शक्ति के किसी दोस्त का बर्थडे था तो वो ये कार लेकर गया था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो पापा मुझे निकम्मा समझते थे। कुछ कमाने के बारे में सोचना, मुफ्त की रोटियां मत तोड़ना। यहाँ सोच जरा, पता नहीं कब सुधरेगा ये। गार्गी का चौकीदार बना के रखा था मुझे, जब देखो तब उसको देखने के लिए भेज देते थे। यहाँ तक कि सारा पैसा उसकी पढ़ाई पे खर्च कर देते थे। मैं समझ गया था कि गार्गी के रहते हुए मुझे पापा से एक भी ढेला मिलने वाला नहीं है। गार्गी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। सबसे पहले मैंने गार्गी की लाश को डंप करने की जगह ढूंढी। फिर उसे बुरा दिखाने के लिए मैंने गार्गी और नैनिका में झगड़ा करवाया। अपने भाई का इलाज कराओ, वरना मोहल्ले वाले ना शादी के बाद मजे लूटेंगे। तमीज अपना मुंह संभाल के बात कर। मेरी प्लानिंग हो चुकी थी। गार्गी को मिथिला ने अपने प्रेगनेंसी और रेप के बारे में बताया। तब मैं हॉस्टल में ही था, गार्गी ने मुझे बताया। वो तो पुलिस में जाने वाली थी। फिर मैंने उसे ब्लैकमेल करके लोकल वर्क्स डिपार्टमेंट में काम लेने का सपना दिखाया। लेकिन फिर उसी रात मिथिला ने सुसाइड कर लिया। मुझे लगा गार्गी पुलिस को सब बता देगी, लेकिन जॉब की वजह से उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। और यही तो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए?
सर, मिथिला के केस में आपको प्रभाकर के बारे में पता चला। गार्गी प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रही है, ये पता चला। तो पुलिस का सारा डाउट तो प्रभाकर के ऊपर जाएगा, मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। मेरी प्लानिंग के हिसाब से मैं गार्गी को प्रभाकर के पास ले गया। गार्गी ने प्रभाकर को ब्लैकमेल किया, फिर मैं गार्गी को एक सुनसान जगह पर लेके गया। क्या हुआ भाई? पीछे से कुछ आवाज आ रही है, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। फिर गार्गी की लाश को गाड़ी में डाल के कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। भगवान तेरे जैसा भाई किसी बहन को ना दे।